नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो प्रश्न है 2024 के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक नज़र में उसका सलूशन, और यह सलूशन जो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन से संदर्भित। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और 2024 को जब अब तक कराए गए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के अंतर्गत कक्षा 10 का आज ये लास्ट सॉल्यूशन होगा। जितने भी 2024 के प्रश्न पूछे गए हैं राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत, चाहे वह अति लघु उत्तरी, चाहे वर्णनात्मक पार्ट 1, चाहे वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत आ रहा हो, वह सारे प्रश्न उसी नज़रिए से लिखे गए हैं जैसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आप एक सारांश के अंतर्गत आपसे हम पर चर्चा कर रहे हैं, और राजीव क्वेश्चन के अंतर्गत यह सारे प्रश्न आपको बिल्कुल बहुत ही सटीक प्रश्नों के साथ उत्तर मिलते दिखाई देंगे। जरूर पढ़ें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का जो प्रश्न है देखा जाए, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? प्रश्न कर रहा है कि विकास की जो अवधारणा है, और यह विकास की अवधारणा किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि विश्व में जितने देश हैं वहां पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं विकास हुआ। किस आधार पर किसी राष्ट्र को हम विकास मानते हैं, किस राष्ट्र को यह मानते हैं कि इसका विकास नहीं हुआ है? तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि विकास की अवधारणा क्या है। यह विकास की बच्चों जो अवधारणा आ रही है, यह पहली अवधारणा दिखाई दे रही कि विश्व बैंक के आधार, इसके आधार पर विश्व बैंक की अवधारणा है। विश्व बैंक ने जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, वह मॉडल है पूरे विश्व में आय के आधार पर। आय के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना कि कौन सा देश कितना विकास किया है। तो विश्व बैंक के आधार पर आप कह सकते हैं कि आय के आधार पर यह आंकलित किया जाता है या माना जाता है कि कौन सा देश कितना विकास किया है। लेकिन यह नजरिया किसका है? विश्व बैंक का। अब बात आती, क्या आय के अलावा और किसी का आधार पर यह नहीं देखा जा सकता कि कौन सा देश कितना विकास किया है? क्या केवल आय के आधार पर यह माना जा सकता है? अब यहां एक प्रश्न बनता है कि विश्व बैंक ने तो यह स्थापित कर दिया कि आय के आधार पर यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी देश का कितना विकास हुआ है। लेकिन अगर इस आय के आधार न मान करके और भी घटकों पर ध्यान दिया जाए, तो विकास का पर आय के अलावा अन्य जो घटक इस बात को मानते हैं, विकास को अन्य रूपों में देखते हैं कि केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि इसके लिए अन्य घटक भी हैं जहां विकास के मॉडल को सुनिश्चित किसी देश के विकास की व्यवस्थाओं को बताता है। अन्य घटक का जो मापन करते हैं, अन्य घटक जो इसके अंतर्गत आते हैं, वह माना जाता है कि किसी देश का विकास उसकी सुरक्षा के आधार पर भी आकलित किया जा सकता है। इसके आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, आय के साथ साथ किसके आधार पर? सुरक्षा के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर भी विकास के मॉडल को माना जाता है कि देश कितना अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दे रहा है। विश्व बैंक ने जो आय को आधार मान करके विकास के मॉडल को बताया, वहीं बहुत सारे घटक इस बात को मानते हैं कि किसी देश के विकास में उसकी सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यूएनडीपी के द्वारा
यूएनडीपी संस्था के द्वारा, या ध्यान दीजिएगा, यूएनडीपी इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा विकास के लिए इन्होंने, यूएनडीपी संस्था ने निम्नलिखित मापदंड को निर्धारित किया है। यूएनडीपी ने विकास, यह संस्था विकास के लिए निम्नलिखित बिंदु को टच किया है कि किसी देश का विकास कितना हुआ है, वह इसके द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को बताया जा रहा है कि किसी देश के विकास का आधार बिंदु यह है, जिसमें पहला इन्होंने कहा, यूएनडीपी ने लोगों की स्वास्थ्य, किसी देश का विकास किसके आधार पर आका जाएगा कि लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, वहां के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके आधार पर किसी देश का विकास माना जाता है, यूएनडीपी ने दिया है। दूसरा बिंदु है कि किसी देश का शैक्षिक स्तर क्या है, शैक्षिक स्तर पर भी विकास के मॉडल को सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा बिंदु जो निर्धारित कर रहा है वह है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब जहां विश्व बैंक ने आय के आधार पर के विश्व के देशों के विकास को सुनिश्चित किया है, वहीं यूएनडीपी संस्था ने लोगों के स्वास्थ्य के आधार पर विकास के मॉडल को बताया, शैक्षिक स्तर के आधार पर निर्धारित किया गया, और प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कितनी है उसके आधार पर उस देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न क्या था, यहां क्या करा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर देशों की स्थिति तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। अब राष्ट्रीय आय क्या कहेंगे, पहले हम आते हैं राष्ट्रीय आय पर। पहले किस पर आएंगे, राष्ट्रीय आय क्या है। अब यहां देखा जाए कि राष्ट्रीय आय को निकाला कैसे जाता है, किसी देश का राष्ट्रीय आय निर्धारित कैसे होता है। तो यहां ध्यान दीजिए कि राष्ट्र द्वारा वर्ष भर में, यहां प्रश्न बनाइएगा कि किसी भी राष्ट्र द्वारा, क्या कहोगे, किसी भी राष्ट्र द्वारा वर्ष भर में, वर्ष भर में उत्पादित, वर्ष भर में उत्पादित मान जान रहे हैं ना, जितना उत्पादन हो रहा है वर्ष भर में उत्पादित, क्या उत्पादित वस्तुओं, वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, वर्ष भर में जितना भी उत्पादित है, क्या, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक योग को ही, इससे जो मुद्रा मिल रही है, मौद्रिक योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप बताओ राष्ट्रीय आय क्या है, किसी भी देश द्वारा, किसी भी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक योग को, मौद्रिक मूल्यों के योग को ही हम क्या कहते हैं,
राष्ट्रीय आय। अब जब वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो क्या होगा? अब प्रति व्यक्ति आय के लिए इसी राष्ट्रीय आय में यदि हम उस देश की जनसंख्या का भाग कर देंगे, उस देश की जनसंख्या का हम क्या कर दिए? भाग कर दिए। और भाग पड़ने के बाद जो भागफल आता है वही किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय में अगर हम क्या कर दें, जनसंख्या का भाग कर दें, तो उसमें क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय तुलना किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय आपको क्लियर हो गया होगा। प्रति व्यक्ति क्या है? जितना वर्ष भर में उत्पादित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके मौद्रिक योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय से यदि हम जनसंख्या का भाग दे देंगे तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दूसरे अंतर पर अगर हम चलें तो दूसरा अंतर है, राष्ट्रीय आय जो होता है वह आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय जो होता है वह आर्थिक विकास का, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। वहीं अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय विकास का सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय, जहां हम राष्ट्रीय आय को विकास का सूचक नहीं मानते, वहीं प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय विकास का, प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय विकास का सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? राष्ट्रीय विकास का सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय में उत्पादित एवं वस्तुओं की सेवाओं का मौद्रिक योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्र की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की सूची के श्रेणी में आता है। प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्रीय विकास के सूचक माना जाता है। आप कहें राष्ट्रीय विकास की सूची में रखा जाता है, इसी के आधार पर आकलित किए जाते हैं। तो विकास की अवधारणा क्या है? विकास की अवधारणा पर हमने अभी भी चर्चा किया, वह क्लियर हो गया होगा कि विश्व बैंक ने आय को माना, वहीं यूएनडीपी ने इसको आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और राष्ट्रीय आय को आधार मान करके कर रहा है। यहां आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? और आर्थिक गतिविधियों से अगर कहा जाए कि आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं,
यह क्रियाएं संपादित कैसे हुई और इन गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या है, बिल्कुल व्यवहारिक है भाई। जिन क्रियाओं से हमें धन की प्राप्ति, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, धन। क्रिया करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, धन। अगर क्रिया करने से धन प्राप्त हो रहा है तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहा जाएगा, आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। जिस क्रिया के करने से हमें क्या प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना खेती करना, नौकरी करना, ये सब हमारी क्या है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। क्योंकि इन क्रियाओं के से करने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम इसे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कहा रखा जाता है। और यही पूछ रहा है कि आर्थिक गतिविधियों से आप, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत। अब करिए कि आर्थिक क्रिया क्या है, वह क्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत ये तमाम चीजें आपको लिखना है। आर्थिक क्रियाएं जो भी होती हैं वह 3 प्रकार से होती हैं। आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार से होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं आर्थिक क्रियाएं। अब उन आर्थिक क्रियाओं को 3 प्रकार की जो क्रियाओं में रखा जाएगा वह है, यह ध्यान देना है। पहला है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। पहला क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। दूसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। तीसरा है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। अब प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं बच्चों उसे कहा जाता है, ऐसी क्रियाओं को ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं जो प्रकृति के सहयोग से, जो प्रकृति के सहयोग से जो भी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं, प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं या प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, उन्हें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में रखते हैं। जैसे आप कहेंगे प्राथमिक, प्रकृति के सहयोग से आर्थिक क्रियाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम प्राथमिक, जैसे आपने कह दीजिए मत्स्य पालन, प्रकृति के सहयोग से ही इसका हो रहा है और धनार्जन किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मत्स्य पालन को प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रहेंगे। कृषि कार्य को भी हम प्राथमिक क्रियाओं में प्रकृति के सहयोग से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे हम प्राथमिक, खनन को भी हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा बिंदु है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से मिल रहा है, यह ध्यान रखना है। प्रकृति के सहयोग से संपादित होने वाली क्रियाएं, उनसे जो धनार्जन हो रहा है, उसे हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में रखेंगे। अब दूसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। तो द्वितीयक आर्थिक प्रकृति उत्पादों की सहायता से, किसका, प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से, अगर हम कह दें कि प्राकृतिक ने जो उत्पादन किया उसकी सहायता से विभिन्न वस्तुओं
का निर्माण करना। प्राकृतिक उत्पादक की वस्तुओं से, जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उनसे, प्रकृति की हैं लेकिन उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना। और उसे जब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से निर्माण करते हैं तो उसे हम द्वितीयक, फिर से समझें, प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से, प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना ही, प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या है? द्वितीय आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे गन्ना से गुड़ या चीनी बनाना, गन्ना से क्या गुड़ या चीनी बनाया ना, ये क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। तीसरा है, प्रकृति ने उत्पादित है कपास से, हम उस कपास को क्या बना लेते हैं? कपड़ा बनाते हैं। अब यह कपड़ा बनाना क्या है? प्रकृति का ही है, लेकिन प्रकृति ने हमें क्या दिया? कपास दिया। कपास से हमने क्या बना लिया? कपड़ा बनाया। अब कपड़ा बनाना ही क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। लकड़ी से प्रकृति ने दिया, लकड़ी से इससे हम क्या निर्मित कर लेते हैं? कागज बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? कागज बनाना हमारा क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या है? जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में बनाने में, करने में सहयोग प्रदान करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के विकास में सहायता करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के विकास में वो क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो भी हम करते हैं वह तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवहन, यह प्रथम और द्वितीय के द्वारा जो विकास किए जा रहे हैं, जो क्रियाएं करते हैं, इनके विकास में हम क्या करते हैं? सहायता करते हैं। परिवहन, परिवहन ये कहाँ आ जाएगा? तृतीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। बैंक, बीमा कंपनियों, हम इनमें जब हम प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में इनके विकास में जो सहायता दी जा रही, जो कार्य किए जा रहे हैं, वह तृतीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो यहां आप क्लियर हो गए होंगे कि आर्थिक गतिविधियों से क्या मतलब है, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो यह कितने प्रकार? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंतर्गत प्रदान किया गया है। प्रश्न है, सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। यहां आपका प्रश्न क्या है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। अब यहां देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की जो यहां बात कही जा रही बच्चों, यह सार्वजनिक क्षेत्र एक ऐसी संपत्ति है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसी संपत्ति माना जाता है जिस पर सरकार क्षेत्र पर किसका नियंत्रण हो जाता है? सरकार का नियंत्रण होता है। यहां क्या कहा? सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को। तो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का जब हम बात करेंगे तो उसकी महत्ता यह है कि उसका स्वामित्व जो होता है वह कौन होता है? सरकार के स्वामित्व में। और सरकार के स्वामित्व में जो होता है वह जैसे रेलवे, डाकघर आदि। अगर कहें रेलवे, डाकघर, ये सरकारी, इस पर किसका नियंत्रण है? सरकार का। लेकिन वहीं देखा जाए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम क्या कहते हैं? टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
जैसी कंपनियां, इन्हें हम निजी क्षेत्र की कंपनियों के रूप में जानते हैं। रिलायंस को, टाटा टिस्को को हम निजी क्षेत्र में, लेकिन वही सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं उन पर अगर हम ध्यान दें तो सरकार का नियंत्रण होता है। किसका होगा? सरकार का नियंत्रण होता है। और सरकार का जब यह नियंत्रण होता है तो केवल लाभ अर्जन के लिए ही नहीं, बल्कि लाभ से ज्यादा देश में कल्याणकारी कार्यों के करने के लिए भी कटिबद्ध होती है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, चाहे रिलायंस उद्योग कंपनियां हो, निजी क्षेत्र की कंपनियां एक व्यापार के रूप में, व्यवसाय के रूप में, ठीक है, देश का हितार्थ है वहां भी, लेकिन सरकार बिना लाभार्जन के भी ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने निजी स्वामित्व कंपनियों को आम जनता से राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं तक उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं, जहां लाभ का नहीं बल्कि कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं। तो यह सारे प्रश्न आपको पुनः कह दे रहा हूं, राजीव क्वेश्चन बैंक में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, सेम उसी प्रकार के कितने शब्दों में सारी बातों को ध्यान में रख करके लिखा गया है, और उसे आप जरूर पढ़ें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे देखें, अगला है आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रकों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। अब है कि आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। फिर लिख रहा है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। तो यहां पर है कि काम करने के आधार पर, अगर काम को आधार बनाया जाए, लोग काम करने का जो नेचर है, जिसका भी आधार देखा जाए, तो वयस्क को, काम करने के नाम पर वयस्कों को निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। काम करने के आधार पर वयस्कों को निम्नलिखित, वयस्क जो 18 वर्ष ऊपर माने जाते हैं, जो काम करने के लिए तैयार हैं या काम करना चाहते हैं, तो काम करने के आधार पर वयस्कों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कहें, कार्य की प्रकृति के आधार पर वयस्कों का जो वर्गीकरण किया जा सकता है, वह किसके आधार पर? वयस्कों का कार्य को देख करके वयस्कों का जो वर्गीकरण किया जाएगा, कार्य के आधार पर वयस्कों का जो वर्गीकरण किया जा रहा है, पहला यह है कि जो वर्गीकरण किया गया हुआ है कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। वयस्क कार्य के नेचर को जानना चाहते हैं, कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, कार्य की प्रकृति के आधार पर की प्रकृति के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकरण। दूसरा जो दिया गया है रोजगार, दूसरा जो वर्गीकरण किया गया, रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण। के आधार पर वर्गीकरण, रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब रोजगार की दशाओं पर जब हम जाएंगे तो यहां रोजगार की दशाओं पर दो रूप दिखाई देंगे, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और कौन सा? असंगठित क्षेत्र।
अब संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि निश्चित होती है, नियमित होती है। अवधि क्या होती है? नियमित होती है, लगातार। जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, इसमें नियम, उपनियम आदि की बात। तो संगठित क्षेत्र, असंगठित, संगठित क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें रोजगार की अवधि क्या होगी? नियमित होती है। जबकि सरकारी नियंत्रण से बाहर असंगठित क्षेत्र जो है वह सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह से क्या होते हैं? बाहर, जबकि ये बाहर नहीं होते। यह नियम, उपनियमों से पूरी तरह से बाहर रहते हैं असंगठित क्षेत्र के लोग। यहां कह रहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों का में विभेद कीजिए। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों में विभेद करना है। तो संगठित क्षेत्र यहां किया गया है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित जो होते हैं यह क्या है? पहला बिंदु है, यह सरकार द्वारा क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं। सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित वाले सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। सरकार द्वारा क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं। इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन, भाई सरकार द्वारा पंजीकृत होंगे। तो दूसरा बिंदु ये भी है, सरकार द्वारा, उनके द्वारा लगाए गए नियमों, उपनियमों, नियमों और उपनियमों का पालन करना पड़ता है। उपनियमों का पालन के दायरे में रहते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र जो होता है वह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। सरकार द्वारा पंजीकृत होना जरूरी नहीं है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। इसमें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन भी नहीं कराया जाता। इसमें सरकार के नियम, उपनियम और विनियमों का पालन होना आवश्यक नहीं है। और साथ ही साथ संगठित और असंगठित का यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्रों में बच्चों रोजगार की अवधि क्या होगी? नियमित होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र की अगर बात कहा जाए तो रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि जो है वह नियमित नहीं होती। सरकारी संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्य करना इसके उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ? संगठित में सरकारी कंपनी, बड़ी बड़ी सरकार के अंतर्गत बड़ी कंपनियों के अंतर्गत काम करना इसके उदाहरण हैं। इसमें जबकि असंगठित क्षेत्रों की अगर बात कही जाए तो इसके अंतर्गत भूमिहीन, श्रमिक, छोटे किसान और कहा जाए सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक, छोटे किसान, भूमिहीन, सड़कों पर काम करने वाले, क्रय विक्रय करने वाले विक्रेता, व्यापारी तथा कबाड़ उठाने वाले तक भी शामिल हैं असंगठित क्षेत्रों में। जबकि संगठित क्षेत्रों में सरकार के अंतर्गत, सरकार के द्वारा नियोजित बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र की अगर बात कही जाती है तो असंगठित क्षेत्र में क्रय विक्रय करने वाले, भूमिहीन लोग, छोटे व्यापारी, ऐसे इसके अंतर्गत शामिल किसान, श्रमिक, मजदूर आदि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? बात वही है जो अभी अभी पढ़ाया गया है, उसी से रिलेटिव प्रश्न है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ भी हम चर्चा कर देते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कितने नंबर के, कितने अंकों के साथ, कितने शब्दों में लिखना है, जैसा पूछा जाए, अतिलघुत्री में जैसा लिखा जाना है, वर्णनात्मक 1 में कैसे लिखा जाना है, वर्णनात्मक 2 में कैसे लिखा जाना, इन सारी बातों का जिक्र आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। निश्चित तौर से उसे आप
पढ़ें और समझें। यहाँ तो मैं सारांश रूप में इन क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना किए। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय भी हमने चर्चा की थी, फिर भी थोड़ा सा जानिएगा कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को 5 क्षेत्रकों में, या अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 5 शीर्षकों में या 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 5 श्रेणियों में आर्थिक गतिविधियां हैं, उसे 5 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। और यह जो 5 श्रेणी इनके बताए गए हैं, अभी आपको टॉपिक में बताया गया था, वही चीजें हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के रूप में कौन का था? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। इस 5 श्रेणियों के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है। कौन कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत इसे विभाजित किया गया है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी प्रक्रियाएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति ने दिया हुआ है, और द्वितीयक में प्रकृति से हैं लेकिन उसका जो मूल रूप है उससे बदल करके दूसरे रूप में कन्वर्ट, उसका निर्माण कर देते हैं। और तृतीय क्षेत्र ऐसे बिंदु आते हैं जो दोनों के सहयोग से उसके कार्यों, इसके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह 5वें के रूप में यह आपका वर्णन किया गया है। और यहाँ लिखा गया द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो आप अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा जो है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। क्या करा? भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। और यहां औपचारिक अनौपचारिक शाख में विभेद कीजिए, इनमें विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट करना है। तो यहां पर है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हों। इसके अंतर्गत अधिक रोजगार कैसे विकसित होगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को अगर हम चलें तो प्राथमिक क्षेत्र से पहला बिंदु है कि प्राथमिक जो क्षेत्र है उस प्राथमिक क्षेत्र में ही अगर हम ध्यान दें तो प्राथमिक क्षेत्र में ही हमें रोजगार न होने के कारण यह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी हम रोजगार हो। अगर हम कहें कि प्राथमिक क्षेत्र में ही हमें रोजगार उपलब्ध नहीं है, प्रकृति के उन संसाधनों का हम उपयोग नहीं कर पाए, प्राथमिक साधनों में अगर प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार न होने के कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, किसमें? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इसी वजह से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार हमें प्राप्त
नहीं हो पाया क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में भी वह हमें उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं को अगर देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन में 2-3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। अगर हम इस सब आंकड़े को देखें तो औद्योगिक उत्पादन में, वस्तुओं के उत्पादन में 2 से 3 गुना तक इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। अधिक से अधिक सेवा क्षेत्र में, अगर सेवा क्षेत्र के आंकड़न को देखा जाए तो इसमें रोजगार में 5 गुना की वृद्धि, 5 गुना से कम वृद्धि हुई, 5 गुना से भी कम इसमें सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश में आधे से अधिक कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश की जनसंख्या में आज भी अगर देखा जाए तो आधे से अधिक लोग कहाँ काम कर रहे हैं? कृषि में काम कर रहे हैं। इनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1/4 है। सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक कृषि पर लोग कार्य कर रहे हैं जनसंख्या का, और सकल घरेलू जीडीपी में इनका योगदान 1/4 है। द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में, अगर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात कही जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान जो है 3/4 है। कितना है? 3/4 है। तो यह प्रश्न आपका इस आधार पर, आपको एक आंकड़े के आधार पर यह चीजें आपको दर्शानी होगी। औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में विभेद कीजिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में विभेद कीजिए। इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में क्या करना है? अंतर करना है। साथ ही साथ इनमें विभेद कीजिए और उनके स्रोतों का वर्णन कीजिए। चलिए तब देखते हैं कि औपचारिक तथा अनौपचारिक के अंतर्गत विभेद में उनके कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहला प्रश्न यहां कह रहा है कि जो औपचारिक और अनौपचारिक शाखें के अंतर्गत आएंगे, यह प्रश्न आपका अभी वहां किस किस क्षेत्र से विभेद किया जाएगा सरकार निजीकरण के माध्यम से, यह प्रश्न वहां पर आपकी चर्चा की जा चुकी है। तो और साथ ही साथ अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न हमारा है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए, विदेशी व्यापार हमारे लिए क्या हो? अनुकूल हो। इनके लिए 3 क्या सुझाव हो? सबसे बड़ी सुझाव है, आज उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यापार का जो दायरा है, व्यापार के जो केंद्र बिंदु रह गए हैं, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जिस ढंग से नजदीकियों को स्थापित हुआ है, तो पूरा गांव पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो रहा है। और विदेशी व्यापार, विदेशी इन्वेस्ट तभी, कोई भी देश की इन्वेस्ट किसी देश में तभी करेगा जब उस देश के में उसकी लगाई हुई कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, उसे सुरक्षा मिलेगी। अरे शासन, गवर्नमेंट उसको सुरक्षा देने में सफल है, तो निश्चित है कि विश्व की कंपनियां विश्व के देशों में तमाम पहुंच रही हैं, अपने निवेश कर रही हैं और उनसे आय अर्जन कर स्वयं कर रही हैं, और उस देश की समृद्धि में भी उनका योगदान हो रहा है। और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा एक पहली आवश्यकता है। फिर सुरक्षा के साथ साथ उन्हें वह संसाधन भी उपलब्ध होना चाहिए जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बातें कही जाएं, उन्हें सब सुलभ होना चाहिए, उनके
कंपनियां स्थापित होने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए जहां की जा रही हैं, साधन हो, पहुंचने में दुर्गम न हो, और उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं का भी सरकार को देना आवश्यक होगा। और विदेशी व्यापार में हम भी अपनी किसी भी प्रोडक्शन को विदेशी मार्केट में तभी स्थापित कर सकते हैं जब वह गुणवत्तापूर्ण होंगी। अगर उसमें गुणवत्ता का अभाव होगा तो आज के मार्केट के अंतर्गत, आज के दौर में वह कंपनियां विश्व स्तर पर वह किसी भी कीमत पर प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। कहने का मतलब वह अपने आप को कामयाब नहीं रख सकती। हमारी साख अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसमें एक मार्केट का जो रूप हो, उसके वैल्यूएशन हो, वह समान हो। क्योंकि आज पूरा देश, पूरा विश्व एक गांव के रूप में तब्दील हो गया। कहीं भी किसी भी चीज की यदि आवश्यकता है तो प्रोडक्शन को देखा जाता है, वह समझा जाता है कितना महत्वपूर्ण है, कितनी टिकाऊ है, और अगर उस गुणवत्ता के आधार पर वह प्रोडक्शन किया जाता है तो निश्चित है वह व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर गुणवत्ता का अभाव होगा तो आज मार्केट से वह बाहर होती दिखाई देंगी। साथ ही साथ विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए जहां सुरक्षा की जरूरत होना चाहिए, वहीं उन्हें उस कंपनी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वह उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साथ वह व्यवस्थाएं देनी चाहिए जहां उनके आवागमन, परिवहन में किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न न हो। तो विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए अब यही चीज विदेशी व्यापार को, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश की विधियों का वर्णन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, चीन से हटकर भारत की तरफ आ रही हैं। भारत जनसंख्या में एक बड़ा मार्केट है, चाइना एक बड़ा मार्केट है, और विश्व की तमाम कंपनियां यहां इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन यह इन्वेस्ट उसी शर्त पर करेंगी जब उनकी कंपनियों की सुरक्षा की गारंटी होगी। साथ ही साथ उन्हें उस कंपनी में उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और सरकार की शर्तों के आधार पर भी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए शर्तें लगाई जाती हैं। सरकार के और कंपनी के बीच का जो पैक्ट हो, उनकी सुरक्षा को लेकर के उनकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, चाहे सुरक्षा का मामला, चाहे उनकी स्वतंत्रता के मामले पर हो, वह मार्केट में तभी बनेंगे, यह मार्केट तभी मिलेगा जब सरकार और कंपनी के बीच में, दोनों में यह विश्वसनीयता हो कि हमारी कंपनी को किसी भी प्रकार की घाटा ना होगी, और शासन का भी यह दायित्व है कि हमारी नीतियों पर, हमारी व्यवस्थाओं पर, कंपनी के द्वारा हमारी नीतियों व्यवस्थाओं के अनुकूल उस कंपनियों को चलना होगा। और सरकार आज प्रत्येक विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत की भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज बहुत बड़े बड़े देशों में, देखा जाए काफी तमाम देशों में पहुंच करके अत्यधिक आय अर्जन कर रही हैं, और अपने दिन प्रतिदिन मार्केट में सुधार करते हुए अपनी गुणवत्ता, अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रही हैं। और सारी आज पूरा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में तब्दील होकर के एक छत्र, एक ऐसे मार्केट का निर्माण कर रही हैं जो उस मार्केट के अंतर्गत उनके नाम से उनका वैल्यूएशन किया जा रहा है, और यह उसकी गुणवत्ता को बनाना या बनाए रखना, सरकार की नीतियों के साथ संबंधों को बचा करके चलना, यह उसका एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी या विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने से संबंधित जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का विवेचन कीजिए। यहां एक है विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, तो यहां देखा गया जहां 2 या 2 से अधिक विदेशी व्यापार हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यहां ध्यान दीजिएगा विदेशी व्यापार का आशय क्या है। विदेशी व्यापार का आशय होता है जहां 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच क्या हो,
वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो। अगर दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है तो उसे ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। अब विनिमय किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसका आयात और निर्यात दोनों शामिल किया जाता है। विदेशी व्यापार में दोनों देशों का क्या आयात और निर्यात दोनों क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। विदेशी व्यापार में केवल आयात नहीं केवल निर्यात बल्कि दोनों उसमें शामिल किया जाता। क्रय विक्रय शामिल नहीं होता बल्कि सेवाओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। इसमें सेवाओं का क्रय विक्रय भी विदेशी व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का क्रय विक्रय शामिल किया जाता है। प्रोफेसर वेस्टेविक और फ्रेडरिक लिस्ट दो विद्वान का नाम आता है। प्रोफेसर वेस्टेविल और फ्रेडरिक लिस्ट ने विदेशी व्यापार की परिभाषा दी है। इन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यह दो विद्वान फ्रेडरिक लिस्ट और वेस्टेविक ने विदेशी व्यापार पर अपनी परिभाषा दी है। विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि विभिन्न देशों के परस्पर जोड़ों में सहायक होना, विभिन्न देशों के परस्पर विकास से संबंधित या जोड़ने में विदेशी व्यापार क्या है कि विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का प्रयास। यह जोड़ा जाएगा तभी व्यापार होगा। विभिन्न देश आपस में संबंधों को मधुर रखने जोड़ने का में सहायक है। और विदेशी व्यापार में उत्पादकों को अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पादकों को क्या किया जाएगा, अवसर देने की बात कही गई है। उत्पादकों को अवसर प्रदान, प्रतिस्पर्धा करने में सहायक हो। क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा करने में भी क्या हो, सहायक हो। विकास से संबंधित है, प्रतिस्पर्धा करने में भी क्या हो, सहायक हो। तो यह रहा आपका विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। अगला है अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो वही चीजें हैं बाजार से संबंधित। तो दूसरा आप यहां पर जो प्रश्न आपका है, भारत में उपभोक्ता अगर देखा जाए तो कंपनियों में भारत में निवेश की विधियां क्या रहे। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का विवेचन कीजिए। विश्व व्यापार के कार्यों का विवेचन कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन के जो कार्य हैं, विश्व में व्यापार सुव्यवस्थित चले तो विश्व व्यापार संगठन के इन कार्यों का जो विवेचना किया गया है कि क्या पूरे विश्व में व्यापार सही ढंग से चले। यहां विश्व व्यापार संगठन WTO आज अनेक ऑर्गेनाइजेशनों का गठन किया गया है, कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत मार्केट का मूल्य कैसे किया जाए, किसी के द्वारा प्रतिस्पर्धा में लाया कैसे जाए। तो यहाँ पर यही कंपनी से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का विवेचन किया गया है। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत की विदेशी व्यापार, देखिए विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, क्या समझते हैं भारत में विदेशी व्यापार। तो यह सारे प्रश्न आपका मित्रों राजीव क्वेश्चन बैंक में वर्णित किया गया है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहेंगे, बाकी किताब के अंतर्गत जब हम इकोनॉमिक पढ़ाया गया है उसमें इसका हम डिटेल से वर्णन किए हैं। उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर डिटेल से वर्णन किया गया है। और अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षण, तो बाजार विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा का चाहे उन्हें
1945 के ऑर्गेनाइजेशनों की बात हो, सबका उद्देश्य सिर्फ यह है कि विश्व में आज 1991 के बाद जो उदारीकरण का दौर आया है, इसमें आज विश्व एक मार्केट के रूप में बदल गया है और विश्व के मार्केट में बदलने में, विश्व के मार्केट में वही प्रतिस्पर्धा में सफल हो जाता है, हो पाएगा जिनकी उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का मार्केट में निपुणता होगी, मार्केट में उनका वैल्यूएशन होगा, क्वालिटी होगी, वही मार्केट में रह सकती है। और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आज पूरा विश्व के लिए दूरियां कम हो गया है। कहीं भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं से किसी भी चीज़ों को मंगा सकता है और पूरी तरह से फ्री रूप से ट्रेड को एनालिसिस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और वहाँ पर जब हम अपनी वस्तुओं को, उत्पादन को बढ़ाएंगे और साथ साथ उसमें क्वालिटी युक्त रहेगी, तो हम विदेशी मार्केट में भी अपने स्थान, अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। तो कहने का मतलब यह सारे प्रश्न वहीं से जुड़े हुए हैं। आज बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का, यहाँ क्या प्रश्न है कि आज अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला देखिए, पहला क्षेत्र, एक क्षेत्र के रूप में अच्छे बाजार के लक्षण क्या है? अच्छा बाजार उसी को कहा जाएगा जो एक अच्छा क्षेत्र होगा। क्या होगा? एक अच्छे क्षेत्र के रूप में एक क्षेत्र, भाई एक बाजार के लिए क्या होना चाहिए? एक बेहतरीन क्षेत्र का निर्माण हो। एक क्षेत्र, बाजार एक समस्त क्षेत्र होगा। बाजार यहाँ क्या होगा? एक क्षेत्र का मतलब क्या है? बाजार एक समस्त क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, एक क्षेत्र के रूप में डेवलप होगा, एक क्षेत्र के रूप में जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले रहेंगे। एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें इसमें कौन कौन? क्रेता और विक्रेता फैलेंगे। केवल कौन कौन रहेंगे? क्रेता और विक्रेता फैले रहेंगे। दूसरा है एक क्षेत्र के रूप में होगा, वहां ही दूसरा है एक वस्तु का होना। बाजार के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है वह यह है एक वस्तु का होना। एक वस्तु का होने का क्या है? एक वस्तु का होना, एक वस्तु का होना। अब एक वस्तु के होने का जाए, बाजार के लिए एक वस्तु का होना आवश्यक है। बाजार के लिए क्या? बाजार के लिए एक वस्तु का होना आवश्यक है। बाजार के लिए एक वस्तु का होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग। अर्थशास्त्र में अगर देखें, अर्थशास्त्र में यह वर्णित है, अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र है, अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग अलग है। प्रत्येक वस्तु का बाजार क्या है? अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग है। जैसे हम कह दें कपड़ा बाजार, अब कपड़ा बाजार का से क्या है? इस मार्केट में कपड़े का बहुतायत में है। नमक बाजार, तो यहां यही कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का अपना क्या हो? अलग अलग बाजार हो। और साथ ही साथ क्रेताओं विक्रेताओं का होना। एक बाजार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वह यह है बच्चों कि क्रेता और विक्रेताओं का होना। क्रेता, और जिस बाजार में क्रेता और विक्रेता नहीं रहेंगे वो कहाँ कार्यान्वित हो पाएगा? तो एक बाजार के अंतर्गत कौन होना चाहिए? क्रेता और विक्रेता। स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। उस बाजार में स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। एक कीमत का निर्धारण हो, बाजार का पूर्ण ज्ञान। और बाजार, एक अच्छे बाजार का क्या लक्षण है
कि उसे बाजार मार्केट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगला है भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। अब यहां देखेंगे भारत में उपभोक्ता आंदोलन की अगर हम शुरुआत कहें, उपभोक्ता आंदोलन की हम क्या करें, यदि हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत माने तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण है। उपभोक्ता का आंदोलन क्या की अगर शुरुआत की जाए तो यह उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण उत्पन्न हुआ है। अगर उपभोक्ता आंदोलन आज हमारे समाज में है तो इसका मूल कारण क्या है, उपभोक्ताओं के अंतर्गत एक असंतोष का भाव उमड़ा हुआ है। उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए बाजार में कोई व्यवस्था नहीं थी। उपभोक्ताओं को अपने उत्पादन सामग्री को लेने के लिए किसी भी उपभोक्ता को कुछ भी विषय वस्तु अगर ले रहा है तो वह विषय वस्तु है कैसी, वह किस प्रकार की क्वालिटी से युक्त है, इसके लिए समाज में कोई कानून नहीं था। उपभोक्ताओं के लिए कोई भी विषय वस्तु को लेते समय उसके लिए समाज में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। और समाज में अगर ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी कि जो सामान ले रहा है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, अगर प्रतिकूल दे रहा है, अनुकूल बताकर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो इसके निदान क्या था? क्या उस समय समाज में कानून व्यवस्थाएं थी? तो उत्तर मिलता है नहीं थी। कहने का मतलब कोई भी सामग्री ली जाती थी तो यह उपभोक्ता का दायित्व हो माना जाता था कि वह उसका दायित्व है, वह समझ बूझ करके उस सामान को खरीदे। यह किसका दायित्व था? उपभोक्ताओं का दायित्व था कि वह समझ बूझ कर उस सामान को खरीदे और स्वयं उसके लिए जागरूक होना चाहिए, वह उसके लिए था, अर्थात कानून का अभाव था। इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसको दिया था? अब विक्रेताओं पर। आज उपभोक्ता का जो आंदोलन चला तो यहां पर आज किसी भी वस्तु को किसी भी दुकान के द्वारा भेजा जा रहा है तो उसकी यह गारंटी हो गई, खरीदने वाले से ज्यादा गारंटी किसकी हो गई बच्चों? विक्रेताओं की गारंटी बन गई कि अपने सामान को जो बेच रहा है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वह उसका उत्तरदायित्व आज विक्रेताओं का यह उत्तरदायित्व बन गया है कि उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी रखें और लोगों को सही सही उसके संदर्भ में बताएं। तो कहने का मतलब आज उपभोक्ता के माध्यम से किसी भी सामान को जब हम लेने जाते हैं तो सामान लेने के संदर्भ में जरूर ध्यान दें, आज केवल क्रेता की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी सामान के लेने में आज केवल क्रेता की जिम्मेदारी नहीं रह गई है, बल्कि आज किसी भी सामान को लगता है तो विक्रेता की भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है जितना क्रेता का है। लेकिन यही शुरुआती दौर में उपभोक्ता आंदोलन जब नहीं शुरू हुआ था तो यह केवल जिम्मेदारी क्रेताओं की होती थी कि वह सामान को समझे, अपने समझबूझ से सामान ले, अगर वह गलत लेता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उसकी होती थी। लेकिन आज विक्रेता के सामने यह प्रश्न चिन्ह है कि वह जिस सामान को ले रहा है उसकी क्वालिटी, वह उसकी गुणवत्ता वह स्वयं निर्धारित करे। अगर ऐसा नहीं करता तो उसे दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो उपभोक्ता आंदोलन के पीछे यह महत्वपूर्ण बिंदु थे। निश्चित तौर से बच्चों यहां जो मैं चर्चा कर रहा हूं एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में चर्चा की जा रही है, बाकी आपको पढ़ाया भी गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इन प्रश्नों को यह बताने के पीछे मूल उद्देश्य जो है वह बता दूं। इसका मूल भाव आपके साथ यह है कि यह प्रश्न आप यहां समझते हुए लेकिन लिखने की विधा आपकी क्या होगी, यह हमारा राजीव क्वेश्चन बैंक बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से वहां बताया गया है। और वह कॉन्सेप्ट को अगर उस आधार पर आप लिखेंगे तो नंबर नहीं बल्कि आप अच्छे स्थानों से अपने आप को
आ सकते हैं, लेकिन राजीव क्वेश्चन बैंक को जरूर देखें। इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।